बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक्स, जिसका बुक का टॉपिक है और इसका मॉड्यूल नंबर 31, 32, 33 इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर में आसान अंदाज में कवर करेंगे। तो लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि लेक्चर सीरीज़ पहले भी मौजूद हैं, लेकिन जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो मिस किए गए हैं, थ्योरम्स के प्रूफ को स्किप किया गया है और ये सब्जेक्ट जो है वो थ्योरम्स के प्रूफ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम फंक्शन जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं फंक्शन की वो स्टडी करेंगे कि कौन कौन से किस किस्म के फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 to 1 फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी इज सेड टू बी 1 to 1 या इंजेक्टिव। ठीक है, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है। एक फंक्शन जो ए से बी तक है हम उसको 1 to 1 कब बोलेंगे? इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। यानी कि अगर जो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स हैं, डोमेन सेट जिसको हमने ए सेट बोला था, अगर उसके तमाम एलिमेंट्स सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहे हैं, हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 to 1। यानी एक फंक्शन एक एलिमेंट सेट ए का एक सिर्फ सेट बी का जो एक ही एलिमेंट है उसके साथ ही मैप हो। ठीक है, तो या दूसरे अल्फाज में एफ इज़ 1 to 1 इफ़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। यानी कि अगर किसी फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो सेम आ गई हैं, यानी कि आपने ए और बी पर फंक्शन अप्लाई किया और वो दोनों बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स ही बराबर थे। ठीक है, और कोई सूरत नहीं है कि यानी अगर आपने ए और बी पर फंक्शन अप्लाई किया और वो दोनों इमेजेस बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये था कि वो दोनों एलिमेंट्स ही सेम थे। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास फंक्शन एक रियल नंबर से रियल नंबर तक है और फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है 2x - 3, ये एक 1 to 1 फंक्शन है। बट एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ये एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखेंगे, अगर हम इसमें 2 डालें या -2 डालें, ठीक है, इस फंक्शन में अगर हम 2 डालें या -2 डालें, इसका आंसर सेम आ रहा है, 4 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखें कि इसकी जो मतलब इमेजेस हैं वो सेम आ गई हैं। ठीक है, देखें ये जो कंडीशन है यहाँ पे फेल हो रही है एक्स स्क्वायर के केस में। यानी कि देखें, जब हम इसमें दो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स डाल रहे हैं 2 और -2, यानी ए और बी, एक जगह पे हम 2 डाल रहे हैं और बी की जगह पे -2 डाल रहे हैं, और इसकी जो इमेजेस हैं वो सेम आ रही हैं। तो जब इमेजेस सेम आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए थे। तो देखें, इमेजेस इसकी सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं 2 जो है वो -2 के बराबर तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन जो है एक्स स्क्वायर के केस में ये फेल हो गई। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमें सिर्फ एक आउटपुट मिल रही है। ठीक है, हमने दो डिफरेंट नंबर डाले हैं और हमें एक ही इनपुट 4 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। होना क्या चाहिए कि हर इनपुट के लिए एक अलहदा आउटपुट होने चाहिए, हर इनपुट के लिए एक अलहदा आउटपुट। जिस तरह के ये फंक्शन देखें, अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालेंगे, फ़र्ज़ करें 1 डालेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो हर नंबर के लिए इसका डिफरेंट नंबर हमें मिल रहा है। तो ये एक 1 to 1 फंक्शन है और एक्स स्क्वायर जो है वो एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है। बाकी इसको हम मज़ीद जो है देखते हैं एरो डायग्राम से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। अगर हम फंक्शन हमारा ए से बी तक है तो फंक्शन को हम ऑन टू कब कहेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर आप बात करें कि अगर फंक्शन हमारा ऑन टू कब होगा, कि जब बी का हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ए ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सेट ए में। यानी कि अगर आप किसी भी बी के एलिमेंट बी की बात करें, यानी कि अगर आप बी सेट में से कोई एलिमेंट बी लें तो उसके लिए सेट ए में कम से कम कोई एक एलिमेंट ज़रूर मौजूद होना चाहिए जिसके लिए एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर हो। यानी कि ए फंक्शन ए पर जब आप फंक्शन अप्लाई करें तो आपको वो बी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब एक और भी है कि अगर रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोड मेन के बराबर है, ये सेट पूरा जो होता है उसको कोड मेन बोलते हैं, और जिन एलिमेंट्स पर ये मैप हो जाते हैं उनको हम फिर रेंज में ले लेते हैं। पूरे सेट को कोड मेन बोलते हैं, लेकिन जिन एलिमेंट्स पर ये
मैप हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाएं, यानी वही सेट उसका कोडोमेन हो जाए और वही सेट उसका रेंज हो जाए, तो फंक्शन जो है उसको ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन इसका दूसरा नाम भी है। तो देखें एक एरो डायग्राम से हम बात करते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 जो है ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ मैप है। ये 1 to 1 फंक्शन भी है, यानी हर एक अलहदा फंक्शन, हर एक एलिमेंट के लिए एक अलहदा उसकी जो है आउटपुट है। देखें 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, यानी हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैप है। तो ये 1 to 1 भी हुआ। और ऑन टू कैसे है, ऑन टू ऐसे है कि अगर यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर लिए जाएं, कोई भी एलिमेंट हमारा बाकी ना बचे बी सेट में, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। यानी कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो। तो देखें ए के लिए यहाँ पे 1 है, बी के लिए यहाँ पे 2 है, सी के लिए यहाँ पे 3 है। तो ये वाली जो चीज़ है वो ये है कि जब हम 1 पर एफ़ अप्लाई करते हैं तो हमें ए मिल जाता है, 2 पर हम एफ़ बी मिल जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो हम बात कर रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू एज 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बट देयर इज नो रियल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि जो रियल नंबर का सेट है उसमें 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है कि जिसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 मिल जाए। यानी कि हमें एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल सकती जिसके लिए ये फंक्शन 0 मिले, क्योंकि अगर आप इसमें 0 भी पुट करें तो ये आंसर इसका 1 ही आएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है 0 जो है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ये फंक्शन जो है वो हमें 0 इसका कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी रियल वैल्यू नहीं है ऐसी। ठीक है, रियल वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन 0 हमें मिल जाए। ठीक है, हाँ, ये कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे इसका आंसर हमें मिल सकता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टिबल फंक्शंस। ए फंक्शन फ्राम ए टू बी इज इन्वर्टिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ सच दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी। तो अगर एक हमारा फंक्शन एफ ए से बी तक है तो एक फंक्शन एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा बी से लेकर ए तक। अगर एक्चुअल फंक्शन ए से बी तक है तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो बी से ए तक होगा, तो उसको हम इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे एफ़ का। ठीक है, और इस तरह किस तरह के, अगर आप एफ़ इन्वर्स की कंपोजिशन लें एफ़ के साथ तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, अगर या आप एफ़ की कंपोजिशन लें एफ़ इन्वर्स के साथ तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इन्वर्स और उसके फंक्शन की कंपोजिशन ले तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। A function f a to b is invertible if and only if it is both 1 to 1 and on to। तो ये एक थ्योरम है कि एक फंक्शन जो है a से b वो कब इन्वर्टिबल होगा, अगर वो 1 to 1 भी हो और on to भी हो। इन्वर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 भी हो और on to भी हो। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखें कि ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट डालने तो एक ही आंसर मिलेगा, और हर एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो इसकी प्री इमेज लाजमी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इसमें 2 डालेंगे तो 2 की जगह पे इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 को अगर हम चेक करें तो 1 के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिल रही है। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कोई ना कोई नंबर पुट करने से आ रहा है, तो जो भी आंसर हमें मिल रहा है वो उसके लिए हमें कोई ना कोई पहले x की वैल्यू मिल रही है। तो जब ये 1 to 1 भी है ऑन टू भी है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हमने लेट कर दिया y के बराबर, तो y को हमने लिख लिया 2x माइनस 3। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -3 उठा के उस तरफ ले जाएं, 2 को उठा के नीचे ले जाएं और x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि y को हमने क्या लिया था, f ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, वो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, f दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, f इनवर्स बनेगा। जब भी कोई फंक्शन दूसरी तरफ जाता है तो उसका इनवर्स बन जाता है। तो देखें ये f उस तरफ गया तो f इनवर्स ऑफ y बन गया और इस तरफ x रह गया। अब देखें कि इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू f इनवर्स y हमने पुट कर दी और ये वाली चीज़ वैसी ही आ गई। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमें x में है, तो इसका इन्वर्स भी x में ही हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमने
एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो हमने फाइंड भी क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने फाइंड भी एफ इनवर्स एक्स करना है। तो आपने क्या करना है कि ये जो वाली चीज़ है सिंपल, आपने जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ जो है ये इन्वर्स आ गया इस फंक्शन का। ठीक है, अब इसको अगर आपने चेक करना है तो ये वाला जो आपका आंसर है इसकी आप कंपोजिशन ले लें इस फंक्शन के साथ। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन के साथ इसकी कंपोजिशन ले लें तो आपका आंसर एक्स आ जाएगा। एक्स यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सेम इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एफ इनवर्स पहले लिखें बाद में एफ ऑफ एक्स लिखें तो आंसर आपका एक्स ही आएगा। तो ये था इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका और इसकी वेरिफिकेशन आपने करके देखनी है एज ए एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ए फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी, a function from a to b has 1-to-1 correspondence if it is 1-to-1। ठीक है, दो शराइत हैं, कोई फंक्शन जो है उसमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाएगी। आपने याद रखना है कि 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कब किसी फंक्शन में पाई जाती है, जब वो फंक्शन 1-to-1 हो, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैप टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि हर एलिमेंट ए का जो है वो किसी बी के किसी ना किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। दूसरा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, यानी कि बी का हर जो है एलिमेंट बी सेट का उसके लिए पहले ए सेट में कोई ना कोई प्री इमेज हमें लाजमी उसके लिए कोई ना कोई ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, तो वो ऑन टू होगा। तो कोई फंक्शन 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कब रखता है, जब उसमें 1-to-1 वो फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। इफ़ बोथ कंडीशन होल्ड इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन को 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो देखें कि ये अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट बी है ए बी सी, तो देखें कि ये 1 जो है ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। ये 1-1 भी हो गया कि हर ए का एलिमेंट डिफरेंट बी के एलिमेंट के साथ अटैच है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। और इस तरफ कोई भी एलिमेंट हमें खाली नहीं मिला, क्योंकि ए का भी हमें प्री इमेज मिल गया, बी का भी प्री इमेज मिल गया, सी का भी प्री इमेज 3 मिल गया। तो ये एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है और बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फंक्शंस f1 f2 f3 एंड f4 डिफाइन द फॉलोइंग फिगर। तो ये एक हमारे पास डायग्राम दी गई है, आपने बताना है कि इसमें 1-to-1 फंक्शन कौन से है और ऑन टू कौन से है। सबसे पहले देखेंगे जो f1 है, ए इसका 4 के साथ है, बी इसका 1 के साथ है, सी इसका 2 के साथ है, यानी हर ए का एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप है। तो f1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1-to-1 हो जाएगा। f2 की बात करें, 1 r के साथ, 2 t के साथ, 3 u के साथ, 4 s के साथ। तो b का भी हर एलिमेंट जो है वो c के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैप है। तो f1 और f2 दोनों 1-to-1 है, दोनों 1-to-1 है। लेकिन जो f3 और f4 है ये 1-to-1 नहीं है, क्योंकि देखें आर जो है वो वी के साथ है, ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट के साथ मैप हैं। 1-1 में क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट एक अलहदा एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, दो एलिमेंट एक के साथ मैप नहीं होने चाहिए 1-1 में। तो देखें आर तो एक के साथ है, लेकिन एस और टी जो है वो डब्ल्यू के साथ है। इसी तरह जो वी और डब्ल्यू हैं वो जेड के साथ है, यानी दो एलिमेंट्स एक के साथ हैं। तो f3 और f4 जो है वो नॉट 1-to-1 है। ठीक है, f1 f2 1-1 है और f3 f4 जो है वो 1-to-1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू की बात करें तो f2 f3 जो हैं वो ऑन टू हैं, क्योंकि देखेंगे f2 फंक्शन ये और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखें हमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं मिल रहा। दूसरे सेट को हम चेक करते हैं ना, ये इसका पहला सेट है, ये उसका दूसरा सेट है f2 का। तो देखेंगे इस सेट दूसरे का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एलिमेंट का हमें यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा है। ठीक है, सी सेट के एलिमेंट्स का। f3 की बात करें, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसका भी हमें कोई ना कोई प्री इमेज इस सेट में मिल रहा है। तो जो f2 f3 जो हैं वो ऑन टू हैं और f1 और f4 ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखें f1 में क्या है, ये 3 जो है यहाँ पे इसका किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, और इसी तरह xy जो है यहाँ पे इसका पिछले के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो ये f4 और f1 ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस, उनमें से कौन कौन से हैं। इंटीजर वैल्यू फंक्शन सबसे पहले, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। फर्ज करें कि कोई रियल नंबर x है हमारे पास, द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, तो जो
एक्स की इंटीजर वैल्यू होगी रिटर्न आई एन टी ऑफ एक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीजर ऑफ एक्स यानी कि इंट एक्स, इस फंक्शन को हम लिखते हैं इंट एक्स यानी कि इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स कन्वर्ट्स एक्स इनटू एन इंटीजर बाय डिलीटिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर दैट इज। तो देखें अगर कोई भी जो आपका रियल नंबर है अगर वो डेसिमल में है तो इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या करता है, उसको इंटीजर में चेंज कर देता है, उसका डेसिमल पार्ट जो होता है वो ख़त्म कर देता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आई एन टी ऑफ 3.14। तो आई एन टी फंक्शन इसका क्या करेगा कि 0.14 को ख़त्म करके सिर्फ आंसर क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा, 3 दे देगा। आई एन टी ऑफ 7 जो पहले ही इंटीजर है उसको तो ये पहले ही इंटीजर रहने देगा। इसी तरह आई एन टी ऑफ -3.33 तो ये देखें 3.33 ख़त्म हो जाएगा और इसका आंसर -3 सिर्फ आ जाएगा। इसी तरह आई एन टी ऑफ -8.5 इसका 0.5 ख़त्म हो जाएगा, -8 आंसर आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो इंटीजर वैल्यू फंक्शन है वो डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देता है, बाकी जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आउटपुट के तौर पर हमें वापस कर देता है। ठीक है, सिंपल से ये कहानी है इसमें। ये देखें 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका ये 2 पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ख़त्म करके आंसर क्या दे देता है, 2 दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन ये काफ़ी थोड़ा सा इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें सिंपल आपने याद रखना कि रिमाइंडर फंक्शन क्या करता है कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमें रिमाइंडर फंक्शन हमें वो रिमाइंडर के बारे में बताता है। तो देखें इसमें इंग्लिश काफ़ी सारी लिखी हुई है कि जो के है वो सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, जो एम है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से होना चाहिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के मॉड्यूलो एम। ठीक है, इसमें के जो है वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे और m जो है जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें k की वैल्यू है यहाँ पे 23 और m की वैल्यू है 5। ठीक है, तो देखें इसको हम फिर क्या लिखेंगे, 23 मॉड 5। ठीक है, 23 k की जगह पे 23 मॉड 5। तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, जब 23 को 5 पे तकसीम करेंगे तो इसका r की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी ये हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है, जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर k को m पर डिवाइड करते हैं तो r हमें बताता है। तो इसके लिए ये भी है कि अगर m डिवाइड कर रहा है k को, अगर m जो है वो k को डिवाइड कर रहा है तो k को हम कैसे लिख सकते हैं, m टाइम्स q यहाँ पे क्वोशंट है प्लस r। ये मैं आपको पीछे भी जो हमने GCD वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी कि कोई नंबर जब किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो हम उस नंबर को k को इस तरह यानी m डिवाइड्स, जब m k को डिवाइड करे तो m जब k को डिवाइड करेगा तो k को हम इस तरह लिख सकेंगे कि m टाइम्स सम क्वोशंट प्लस r, और r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन m होना चाहिए। तो देखें इसकी एग्जांपल्स के 25 को जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो 7 3 बार 21, पीछे रिमाइंडर क्या बचता है 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। 25 को जब 5 पे करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन k इज़ नेगेटिव डिवाइड k मॉड बाई मॉड्यू m। ठीक है, जब आपका k जो है वो नेगेटिव होगा तो आपने सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक करनी है कि जो भी होगा के अगर आपका नेगेटिव होगा तो आपने जो मॉड्यूलो के साथ ये वाला नंबर है इसको लिखना है, इसको लिखें यहाँ पे 7 आ गया, और फिर आपने डिवाइड करना है। देखें 7 3 बार 21, 7 3 बार 21, पीछे कितना बचा 26 में से 21 निकाले 5 बचा, तो वो 5 आपने माइनस कर देना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू से जहाँ यहाँ पे जो लिखा होगा मॉड्यूलो के साथ वो आपने पहले लिखना है, फिर आपने 26 को इस पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस करें और जो आंसर होगा वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें -371 मॉड्यूलो 8। तो आपने क्या करना है, मॉड्यूलो 8 यहाँ पे 8 को पहले लिख के फिर आपने 371 को 8 पे डिवाइड करना है, तो 3 रिमाइंडर बचता है तो वो आप माइनस करेंगे, तो 3 को माइनस किया तो आंसर आपका 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हेन s इज़ नॉट इक्वल टू 0 k मॉड्यूलो m इज़ इक्वल टू m माइनस s। ठीक है, ये आपने MCQs के हवाले से याद रखना है। द टर्म मॉड्यूलो आल्सो यूज्ड फॉर कॉन्ग्रेंस रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलो टर्म जो है वो कॉन्ग्रेंस रिलेशन, कॉन्ग्रेट यानी a इज़ कॉन्ग्रेट टू b इन मॉड्यूलो m इफ़ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स b माइनस a। ठीक है, m डिवाइड a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, b माइनस a नहीं आएगा, a माइनस बी आएगा। तो आपने याद रखना है कि जो MOD ये मॉड्यूलो टर्म है ये कॉन्ग्रेंस रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम बोलेंगे कि a जो है वो कॉन्ग्रेट है b के, अगर इन मॉड्यूलो m a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b इन मॉड्यूलो m
इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, जब m जो है वो डिवाइड कर दे a माइनस बी को। तो इसकी ये एग्जांपल्स हैं कि 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 इन मॉड्यूलो m, क्योंकि 5 माइनस 5 आंसर 0 और नीचे 5 आ रहा है, और 0 जो है वो 5 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, तो आंसर 0। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल है। ये 2 नोट हैं, ये आप पढ़ लें थोड़ा सा, MCQs के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज़ ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल हमारा पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल एंड ए इज़ कांस्टेंट। और ये जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये बेस जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, कॉल्ड बेस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट कहलाती है, और वेरिएबल होता है, नीचे बेस होती है और कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और ए जो है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लें, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, ठीक है। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इनको एग्जांपल्स इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिदमिक फंक्शंस। लेट बी इज ग्रेटर देन 0, द लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर x टू द बेस b रिटर्न लॉग b ऑफ x, ठीक है। अगर b हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर सकते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर x को बेस b इस्तेमाल करके इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ x विद बेस b, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग ऑफ x विद बेस b रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट टू विच b मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन x। तो ये हमें लॉग क्या बताता है, लॉग हमें ये बताता है कि हमने जो है वो b की कौन सी पावर हम बनाएं कि हमें x मिल जाए, ठीक है। हमने b की कोई ऐसी पावर बनानी है कि हमें x मिल जाए। तो देखें इसको, ये f ऑफ x के बराबर था फंक्शन, तो इसको हमने y के बराबर log b ऑफ x लिख लिया। तो देखें कि b की हमने कोई ऐसी पावर y बनानी है कि हमें x मिल जाए। यही log का फंक्शन है कि b की हमने कोई ऐसी पावर y बनानी है, वो y हमने ढूंढना है कि उसको b की पावर को बनाएं तो हमें x वापस मिल जाए। तो x जो है वो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होना चाहिए इसमें। एक एग्जांपल है कि log 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 3। तो देखें हमें 8 कैसे मिलेगा, हमने x हासिल करना था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हमने x हासिल करना है, और बेस 2 की हमने जो है वो ऐसी पावर रेज करनी है। तो 2 की पावर देखें यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर हम 3 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसी तरह 10 की पावर 2 हम करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, 2 की पावर 6 करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। तो यही काम जो है वो लॉग कर रहा है, ठीक है। फॉर एनी बेस बी लॉग बी बेस ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 1 का लॉग जो होता है वह 0 होता है, ठीक है। b की पावर 0 क्योंकि 1 के बराबर होती है, ठीक है। कोई किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, और अगर बेस भी सेम हो और ऊपर नंबर भी सेम हो तो आंसर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि b की पावर 1 जो है वो 1 के बराबर होती है। इसकी एग्जांपल ये आ गई। तो कॉमन लॉग जो होता है उसकी बेस 10 होती है, नेचुरल लॉग की बेस जो होती है वो e होती है। ये MCQs के हवाले से आप याद रखें। अब रिलेशन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का क्या होता है, कि अगर फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये है और लॉगरिदमिक फंक्शन ये है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स जो लाइन है ये होती है y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन, जो कि ओरिजिन से पास होती है। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो उसको हम बोलते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। और ये जो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इस लाइन के एक फंक्शन इसके इस तरफ आ जाता है और दूसरा दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखें, ये हमारे पास लॉग फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो जो ग्राफ्स इस y इज़ इक्वल टू एक्स के एक उस तरफ एक इस तरफ सेम रिपीट हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो देखें, ये जो लाइन थी y इज़ इक्वल टू एक्स, इसकी एक तरफ जो सेम तरह का फंक्शन एक्सपोनेंशियल था और दूसरी तरफ सेम तरह का फंक्शन लॉगरिदमिक था। तो देखें दोनों इन्वर्स हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस क्या हो गए, इन्वर्स हो गए। तो ये रिलेशन था एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन में। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।